नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं डॉक्टर जयती मिश्रा। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं। विदेश मंत्रालय के लिए बड़ा टास्क। मंत्रालय की प्रोटोकॉल टीम को समय का प्रबंधन करना होता है। ये जाहिर सी बात है कि हर विदेश यात्रा से पहले बाकायदा किस तरह की विदेश यात्रा रहने वाली है, क्या प्रोटोकॉल्स होने हैं, टीम के लिए बड़े टास्क हो जाते हैं। और हाल ही में क्योंकि 3 देशों की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, लेकिन इस सम्मेलन के तर भी विभिन्न देशों के साथ वहां पर जो मुलाकात होती है, जो द्विपक्षीय चर्चा होती है, जो ऑफिशियल और अनऑफिशियल चर्चा के दौरान बातें होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। और विदेश मंत्रालय का टास्क एक ये भी है। दरअसल एक द्विपक्षीय बैठक में आमतौर पर आधे घंटे का समय लगता है। यह आमतौर की बात हो रही, हो सकता है कि ये समय ज्यादा भी हो अगर चर्चा लंबी हो, लेकिन कई बार आधा घंटे से ज्यादा भी द्विपक्षीय वार्ता हो जाती है। जैसा कि ब्राजील में G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री की 8 द्विपक्षीय वार्ताएं पहले दिन, जिसमें इंडोनेशिया, पुर्तगाल, इटली, नॉर्वे के नेताओं के साथ बैठक हुई। दूसरे दिन इसी विदेश यात्रा में ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ उनकी बैठकें हुई। और कहीं ना कहीं ये टास्क विदेश मंत्रालय के लिए इसलिए क्योंकि सभी को समय देना, सभी के साथ द्विपक्षीय बातचीत करना, एक दौरे के दौरान सभी के साथ मुलाकात करना और जो बातें की जानी है विदेश के मुद्दों पर, वैश्विक मुद्दों पर, खासतौर पर भारत के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इन सभी के साथ बातचीत हो जाए। और जो पूरी कार्य योजना है विदेश मंत्रालय के टास्क में रहती है। ऐसे में विदेश मंत्रालय के प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं बड़ी टेक्निकल होती है और बड़ी जिम्मेदारी से कह सकते हैं, क्योंकि भारत से प्रस्थान करने से लेकर भारत वापस लौटने तक जितने सारे टेंटेटिव शेड्यूल हैं वो सभी को पूरा करना, प्रोटोकॉल को मेंटेन करना, गरिमा को बनाए रखना। क्योंकि हाल ही में 3 देशों की यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि एक अच्छी बात है क्योंकि जब जब देश के प्रधानमंत्री देश से बाहर होते हैं, भारत का झंडा दूसरे जिस भी देश में होते हैं वहां पर लहराता हुआ नजर आता है। और कहीं ना कहीं एक टीम वर्क भी होता है। खुद देश के प्रधानमंत्री का ऑरा इतना स्ट्रांग है, इतने पॉजिटिव अंदाज में वो सभी के साथ मुलाकात करते हैं, सभी से बातें करते हैं। लेकिन इसके पीछे देश मंत्रालय की पूरी टास्क की अगर जिम्मेदारी को लेकर समझा जाए और अगर इसे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर समझा जाए, जो कि देश से प्रस्थान करने से लेकर देश में वापसी तक होती है, सभी के साथ बातचीत करना, सभी को मौका देना, मुलाकातों का दौर जारी रहना और उसके बाद में सफलता के साथ अपने भारत, अपने देश, अपने वतन वापस लौटना, ये एक बड़ा टास्क विदेश मंत्रालय का भी हर दौरे से पहले रहता है। देखिए, कल नतीजे का दिन है। ऐसे में महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से पहले सभी के दिल में हलचल, लेकिन कांग्रेस में भी हलचल, क्योंकि कांग्रेस ने अशोक गहलोत को सौंपी है महाराष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी। कल नतीजे आ जाएंगे, लेकिन अशोक गहलोत, जिनकी जानकारी फोर्स इंडिया ने पहले ही दी, राजस्थान में जब मुख्यमंत्री वो थे तो राजस्थान में कई ऐसी परिस्थितियां थी। राजस्थान का पॉलिटिकल क्राइसिस आप सभी को याद होगा। अशोक गहलोत ने बखूबी उस पॉलिटिकल क्राइसिस से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को पार पाने में सहायता की। उनकी विजनरी, उनका विजडम और उनकी दूरदृष्टि, इसके बारे में कांग्रेस पार्टी भलीभांति परिचित है, अनुभवी है। और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जब समीकरणों को साधने की बारी आएगी तो अशोक गहलोत की जिम्मेदारी बढ़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि पर्यवेक्षक की भूमिका अशोक गहलोत को महाराष्ट्र के चुनावों के लिए दी गई है। कांग्रेस ने अशोक गहलोत को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया है। उनके अलावा भूपेश बघेल, ये भी एक बड़े नाम, वो भी महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक, और डॉक्टर जी परमेश्वरा को भी पर्यवेक्षक बनाया गया है। कल चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और उसके बाद कांग्रेस के विधायकों की शिफ्टिंग की जा सकती है, क्योंकि पल पल के समीकरण और कल के नतीजे के बाद अगले 48 घंटे, ये 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और इन 48 घंटों के बीच समीकरणों को कैसे बैलेंस किया जाए, ये अगर कोई समझ सकता है तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्होंने पॉलिटिकल क्राइसिस के समय आपने देखी अगर तस्वीरें होंगी तो आपको ज्ञात होगा कि कितने विजडम के साथ उन्होंने उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। महाराष्ट्र में भी अगर समीकरणों को साधने के बारे में मंथन हुआ होगा तो अशोक गहलोत का नाम पार्टी की आलाकमान के जहन में सबसे पहले, उसके बाद पर्स इंडिया के संकेत के आधार पर जिम्मेदारी का ऐलान हो गया है। जानकार सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जीतने वाले विधायकों की बाड़ेबंदी भी की जा सकती है, यानी कि कल के बाद 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट करने की तैयारी हो रही है। अब शिफ्टिंग कहां पर होती है देखने वाली बात होगी, नतीजे क्या रहते हैं देखने वाली बात ये रहेगी, कितनी सीटें हासिल होती है, बहुमत में कौन रहता है, महायुति वर्सेस महाअघाड़ी के इस जंग के बीच में कांग्रेस को कितनी सीटें हासिल होती है और फिर इसके बाद सरकार किसकी बनती है। अशोक गहलोत की भूमिका कल से शुरू हो जाएगी महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक के तौर पर। चलिए बात कर लेते हैं दिल्ली की। इन दिनों दिल्ली एनसीआर समूचा उत्तर भारत वायु प्रदूषण की भयंकर चपेट में है और
संपन्न लोगों का प्रदूषण से बचने के लिए प्रोडक्ट सर्विसेज पर खर्च भी। इसी तरह उत्तर भारत में आकार ले रही है स्मॉग इकोनॉमी। अब स्मॉग इकोनॉमी क्या है ये समझ लेते हैं। दरअसल N95 मास्क, ये नाम आपने सुना होगा। कोरोना काल के समय N95 मास्क, जिसे सेफ कहा जाता था, हेपा फिल्टर, इसके अलावा एयर प्योरीफायर का बिजनेस इन दिनों बढ़ गया है। और यही है स्मोक इकोनॉमी, यानी कि उसी आबो हवा में जीना है, उसी जगह रहना है, वातावरण भी वही है, घटने के साथ ही प्रदूषण घटेगा। लेकिन AQI के बढ़ते हुए स्तर के बीच किस तरह से इसे इकोनॉमिक अंदाज में बूस्ट किया जा सकता है, इसे स्मॉग इकोनॉमी कहा जा रहा है, जिसमें इन दिनों N95 मास्क फिर से चलन में, हेपा फिल्टर इसके अलावा हो गया, एयर प्योरीफायर हो गया। लेकिन ये भी उन्हीं लोगों के लिए अफोर्ड करने की चीजें हैं जो इन पर खर्च करने के लिए सक्षम हैं, जो क्षमता रखते हैं, जो केपेबल हैं। अस्पतालों, क्लिनिकों में सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीजों की कतार दूसरी ओर नजर आ रही है। और ये कतार ऐसी कि हर घर से दूसरा व्यक्ति इस समय सांस लेने की परेशानी से जूझ रहा है। एलर्जी की बात अगर करें, श्वास संबंधी बीमारियों की बात करें, लेकिन इसी के साथ दवाइयों की बिक्री भी बढ़ गई है। इस वर्ष अक्टूबर में रेस्पिरेटरी ड्रग की बिक्री करीब 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गई, क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं। अक्टूबर 2021 की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी ड्रग की बिक्री 6100 करोड़ रुपए से कम थी, लेकिन लगातार प्रदूषण के बढ़ने के साथ मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ और उसके बाद में इसकी बिक्री भी बढ़ी। ये सभी कुछ स्मॉग इकोनॉमी के इर्द गिर्द घूम रहा है। एयर प्योरीफायर की बिक्री की अगर बात करें तो 8 वर्ष में 15% तक बढ़ने का अनुमान है, यानी कि बढ़ते हुए सालों में भी प्रदूषण इसी तरह से बढ़ेगा। कोशिशें की जा रही है। दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों में ग्रैब 4 इस समय लागू, लेकिन बावजूद इन कोशिशों के इसे स्मॉग इकोनॉमी में कैसे तब्दील किया जा रहा है, वो बात देखिए। दिल्ली NCR समूचा उत्तर भारत वायु प्रदूषण की चपेट में है, यही जानकारी आपको दे रहे हैं। आपने तस्वीरें भी देखी होंगी, आप में से कई लोग खुद इस चीज को अनुभव भी कर रहे होंगे। लेकिन बड़े शहरों में प्रदूषण के कारण सर्दियों में चहल पहल पर विराम भी लगा है। स्कूल बंद है, बच्चों की सेहत को देखते हुए ऑनलाइन कक्षाएं एक बार फिर से शुरू की गई है। कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को शुरू किया गया है। लेकिन कई लोगों को अगर फिजिकली परेशानियों की बात करें तो ना सिर्फ सांस लेने में परेशानी, बल्कि आंखों की परेशानी, गले में इन्फेक्शन, मास्क पहनने की जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि इतनी दूषित हवा में सांस लेना ठीक वैसा ही है जैसे आप किसी चेन स्मोकर को देख सकते हैं जो एक ही दिन में बहुत ज्यादा स्मोक करता है, कई सिगरेट्स पी लेता है। और जानकार ये बताते हैं कि फिलहाल जो दिल्ली की आबो हवा है वो उतनी ही दूषित है, उतना जितना कि आपके फेफड़े कहीं ना कहीं उसको बेयर नहीं कर पा रहे, और कहीं ना कहीं यही शारीरिक परेशानियों को बढ़ा रहा है। इस प्रदूषण से बचने के लिए कई लोग दूसरे राज्यों में पर्यटन पर भी निकले हैं। यही कारण है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन स्थलों पर इस समय भयंकर भीड़ उमड़ रही है, क्योंकि नजदीक भी है इन क्षेत्रों से, वहां से लोगों को निकलना भी है, इस दूषित हवा में सांस लेने से बचना भी है। ऐसे में मसूरी, नैनीताल, जिम कॉर्बेट पार्क, कसौली में पर्यटकों की भीड़ है। लोग जानते हैं कि लौटकर फिर वापस यहीं आना है, लेकिन जितना बचा जा सके उतना बचने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं इसीलिए दूसरे राज्यों का टूरिस्ट जो स्पॉट्स उनका रुक कर रहे हैं। प्रदूषण की बात अगर की जा रही है तो प्रदूषण का कारण पहाड़ों में, इस वजह से पहाड़ों में दूसरा घर कई संपन्न लोग बना रहे हैं। और यही लोग वो है जो कि प्रदूषण की वजह से अब ये समझ चुके हैं कि हर साल की परेशानी, और इसीलिए इस परेशानी के मौसम में यहाँ से दूर रहकर अगर अपने और अपने परिवार को सुरक्षित किया जा सकता है तो क्यों नहीं। कई संपन्न लोग हैं जो कि फाइनेंशियली इतने केपेबल हैं, तो दूसरे राज्यों में पहुंचकर, खासतौर पर पहाड़ी राज्यों में पहुंचकर अपने घर बना रहे हैं, अपने लिए जगह बना रहे हैं। वो वहीं पर रुक कर ये कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रदूषण से बचा जा सके। चीन ने बीजिंग में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास किया, और कहीं ना कहीं उसी से सबक लेकर, सीख लेकर भारत सरकार को भी युद्ध स्तर पर प्रदूषण से निपटने की जरूरत है। कई कारखाने, कंस्ट्रक्शन साइट, वाहन और ये कई सारी कोशिशें की जा रही है इन्हें रोककर प्रदूषण में कमी लाने की, लेकिन फिलहाल कोशिशें सफल होते नजर नहीं आ रही। जम्मू कश्मीर में ढहा दी गई कश्मीरी पंडितों की 1 दर्जन दुकानें। 3 दशक पहले जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने पंडितों को यहां पर बसाया था। ऐसे में जम्मू विकास प्राधिकरण JDA ने दुकानें हटाने की कार्रवाई की। JDA पर दुकानें हटाने से पहले नोटिस भी नहीं देने का आरोप है। भाजपा, PDP, अपनी पार्टी, कश्मीरी पंडितों के संगठन, इसके खिलाफ कश्मीरी पंडितों को गिराई गई दुकानें फिर से बनाकर देने की मांग उठाई।
जम्मू के मुथी इलाके में बसे हुए हैं ये कश्मीरी पंडित, और एक बार पुनः जब इनकी दुकानों को ढहाया गया तो ये मांग उठी है कि इनका पुनर्वास किया जाए। गुलाबी नगरी जयपुर में साहित्य और शब्दों का महाकुंभ फिर से सजेगा। 18वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल JLF 30 जनवरी से शुरू हो रहा है और जयपुर में 30 जनवरी से 3 फरवरी तक JLF का आयोजन होगा। यह 18वां संस्करण रहेगा। इसमें क्यूरेटर और प्रोडक्शन हाउस टीम वर्क आर्ट्स ने इसकी घोषणा कर दी है, जिसका हर साल जयपुराइट्स के अलावा भी कई देश से पहुंचने वाले डेलीगेट्स, साथ ही जो टूरिस्ट हैं उन्हें भी JLF में पार्टिसिपेट करने वाले वक्ताओं के साथ उन लोगों की सूची का भी इंतजार होता है जो सेशंस वहां पर देते हैं। इसकी घोषणा हो गई है, जिसमें हिंदी, बंगाली, राजस्थानी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, असमिया, मलयालम, मराठी, पंजाबी और उर्दू पर भी इस बार JLF में कई सेशंस होंगे। 18वें JLF में 5 मंचों पर संबोधन रहेगा। 300 से ज्यादा वक्ता पहली सूची में है, जिसमें आंद्रे एक्यूमेन, बड़े प्रसिद्ध राइटर अनिरुद्ध कानीसेट्टी, अना फंडर, अश्विनी कुमार, इनके अलावा कावेरी माधवन, क्लॉडिया डी रहम, डेविड निकोल्स, फियोना कॉर्वान, इरा मुखोती, इरिनोरेस ओकोजाई, जेनी अर्पनबेक, जॉन वैलेंट, कल्लुल भट्टाचार्य, मैत्री विक्रम सिंघे, इनके अलावा मानव कौल, मिरिया मागुलिस, नसीम निकोलस, तालिब, नाथरिन थ्राल, प्रयाग अकबर, प्रियंका मट्टू, इनके अलावा स्टीफन ग्रीनबेल्ट, ट्रीना ब्राउन, वीवी गणेशनाथन, वेंकी रामकृष्णन और यारोस्लाव ट्रिफोमोव भी इस बार वक्ताओं में शामिल रहेंगे। राजस्थान में लहसुन के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। 400 से 600 रुपए किलो पर पहुंचे हैं लहसुन के भाव। दरअसल लंबे मानसून और भारी बारिश की वजह से नमी से लहसुन की फसल इस बार बिगड़ गई और इसी वजह से बढ़े हुए दाम लहसुन के नजर आ रहे हैं। देश में राजस्थान और मध्य प्रदेश में लहसुन का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। ऐसे में राजस्थान के कोटा, बारां, बूंदी, जोधपुर में बहुत कम इस बार लहसुन का उत्पादन हो सका। लंबा मानसून का सीजन, उसके बाद फसल खराब और उसके बाद में थोक मंडियों में अब 250 से 300 रुपए प्रति किलो लहसुन व्यापारी खरीद रहे हैं। ऐसे में खुदरा व्यापार बाजार की अगर बात करें तो 400 से 600 रुपए प्रति किलो लहसुन बिक रहा है। मंडियों में भी लहसुन की आवक पिछले साल से करीब 40% कम है इस बार। जेल प्रशासन से आज एक बड़ी चूक हो गई। दरअसल सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा ये प्रकरण। इस मामले में हाईकोर्ट ने 18 नवंबर सोमवार को जारी किए थे नोटिस। कैलाश शर्मा और अन्य की याचिका पर नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तार आरोपी को लेकर के नोटिस जारी किया गया था, लेकिन बड़ी चूक हुई है। आपको एक बार फिर से बताएं, मामले में हाईकोर्ट ने 18 नवंबर सोमवार को जारी किया था नोटिस। कैलाश शर्मा और अन्य की याचिका पर नोटिस जारी किया गया। गिरफ्तार आरोपी नरेश कुमार और देवेश रायका को भी नोटिस जारी था। राज्य सरकार की ओर से इस पर जवाब आज पेश करने की तारीख थी, लेकिन आज सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय मांग लिया है। ऐसे में हाईकोर्ट के द्वारा जारी नोटिस पर हाईकोर्ट भेजा गिरफ्तार आरोपी नरेश को। एसआई भर्ती में प्रथम रैंक पाने वाला गिरफ्तार आरोपी नरेश हाईकोर्ट भेजा गया जेल प्रशासन ने। ऐसे में हथियारों से लैस जवानों के साथ नरेश कुमार को हाईकोर्ट भेजा गया। तो जेल प्रशासन से आज बड़ी चूक हुई। देवेश रायका को जेल प्रशासन ने नहीं भेजा हाईकोर्ट और ऐसे में गिरफ्तार आरोपी नरेश को भी हाईकोर्ट भेजना गलत। जबकि सिविल रीट में पिटिशनर और रिस्पोंडेंट को नहीं होना होता कोर्ट में पेश। ऐसे में आवश्यकता होने पर आरोपियों को बुलाया जा सकता कोर्ट। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।